नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वेरियस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं और काफ़ी वैकेंसीज है और डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 24 अक्टूबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो ये एक डिपार्टमेंट है बीमा चेयर, जिसमें एक वैकेंसी है, ठीक है, वो अनरिजर्व के लिए है। फिर जो दूसरा हमारा डिपार्टमेंट है वो एंथ्रोपोलॉजी का है, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है। उसमें से 3 है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी कैटेगरी के लिए और एक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर अरेबिक का जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल एक ही वैकेंसी है और वो भी ओबीसी के लिए है। फिर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, एक है ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर बायोफिजिक्स है, टोटल 1 वैकेंसी है, वो है ओबीसी के लिए। बॉटनी का जो डिपार्टमेंट है उसमें टोटल 9 वैकेंसी है, उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, 2 है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए और एक ही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है बुद्धिस्ट स्टडीज का, उसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं वो, और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट है फाइनेंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी FNBE, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए और एक ही है ओबीसी के लिए। फिर क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यानी CIC, टोटल 3 वैकेंसी हैं और उसमें से एक है एससी के लिए और एक है ओबीसी के लिए और एक ही है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो आपकी ये तीनों वैकेंसी इस तरह बांटी है कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा कॉमर्स का जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है, उसमें से एक है एससी के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक ही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ईस्ट एशियन स्टडीज का, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और उसमें से एक है एससी के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स का, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है, उसमें से 4 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए और एक है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। फिर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एसटी के लिए और 3 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक साइंस का, जिसमें टोटल एक ही वैकेंसी है और वो भी एससी के लिए रिजर्व है। फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इंग्लिश में टोटल 3 वैकेंसी है और इन 3 में से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एसटी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अगला डिपार्टमेंट है एनवायरमेंटल साइंस, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए और एक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट है, टोटल 1 वैकेंसी और वो भी अनरिजर्व के लिए रिजर्व की गई है। फिर ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है, उसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए और एक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा जियोलॉजी का, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं और उसमें से एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए और एक है ओबीसी कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में टोटल 5 वैकेंसी आई हैं, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एक ही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। अगला है लॉ डिपार्टमेंट, जिसमें टोटल 30 वैकेंसी है, 30 वैकेंसीज, उसमें से 9 है अनरिजर्व के लिए, 5 है एससी के लिए, 2 है एसटी के लिए और 9 है ओबीसी के लिए और 3 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और इसमें 3 ही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, सॉरी 2 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। फिर अगला डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं, दोनों ही अनरिजर्व के लिए है। लिंग्विस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें भी टोटल 2 वैकेंसी है और उसमें से एक है आपकी एसटी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। ठीक है, 2 ये वाला है, सॉरी। अब माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो उसमें 2 वैकेंसी हैं और उन दोनों में से एक है अनरिजर्व के लिए और एक है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, म्यूजिक का, जिसमें टोटल 3 वैकेंसीज है और उसमें से एक है एससी के लिए, एक है एसटी के लिए और एक है ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो ऑपरेशनल रिसर्च का है, जिसमें एक ही वैकेंसी है और वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। पर्सियन का जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें एक वैकेंसी है, वो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। फिलोसफी का जो अपना डिपार्टमेंट है वो टोटल 4 वैकेंसी है उसमें और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, 2 है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगला बात करें हम तो ये है आपका प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसमें टोटल 4 वैकेंसी आपकी आई है, जिसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, ठीक है, और एक है आपकी ओबीसी के लिए और एक ही है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो अब हम आगे बात करते हैं और भी इसमें डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं, और उसमें से एक है एससी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें 4 वैकेंसीज आई हैं और उसमें से एक एसटी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है। पंजाबी के डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी हैं, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है ओबीसी के लिए। फिर अगला जो डिपार्टमेंट है सैल्वोनिक एंड फिनो-यूग्रेन स्टडीज का, नाम बोलने में अगर थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है तो चला लेना, ठीक है, FFUC। तो इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं और उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, एक है ओबीसी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में 6 वैकेंसीज आई हैं टोटल, उसमें से 2 है अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए एक है, एसटी के लिए भी एक है, ओबीसी के लिए 2 है। फिर स्टैटिक्स में जो आपकी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वो है टोटल 3, उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक है ईडब्ल्यूएस के लिए।
उर्दू के डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज आई हैं और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए। जूलॉजी में 4 वैकेंसी हैं टोटल और उसमें से एक है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए, एक है ओबीसी के लिए और एक ही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और आपकी 145 इन सारे डिपार्टमेंट को मिला के वैकेंसी आई है। ठीक है, आपके डिपार्टमेंट है 37 और टोटल जो वैकेंसीज है वो 145 है। और ये जो आपकी पोस्ट है जो, ठीक है, डिपार्टमेंट के लिए जो आपकी प्रोफेसर की पोस्ट है, ये वो परमानेंट बेसिस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे नहीं है। अब जो आपका पहला डिपार्टमेंट था जो कि था आपका बीमा बोइज चेयर का, उसमें ये आपका टेन्योर था 1 साल का। ठीक है, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ रिव्यू के बाद एक्सटेंडेबल आपका कर दिया जाएगा। अब इसमें आगे बात करें तो आपका जो ईस्ट एशियन स्टडीज का जो डिपार्टमेंट था ना, उसमें 2 लैंग्वेजेस आपके इंक्लूडेड है, चाइनीज और जापानीज। और चाइनीज के लिए जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है और जापानीज में 1 वैकेंसी है। और जो 2 वैकेंसी है चाइनीज के लिए उसमें भी आपको कैटेगरी में है, वो है एक है एससी के लिए और एक की है आपकी ओबीसी के लिए। और जापानीज में जो 1 वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की गई है। और ये वाला जो एस का जो आपका डिपार्टमेंट था उसमें एक है रशियन का और एक है सैल्वनिक स्टडीज का। फिर रशियन में 2 वैकेंसी जो इसमें दी गई हैं उसमें एक दी गई है अनरिजर्व को और एक ही दी गई है ओबीसी को। और सैल्वनिक स्टडीज के लिए एक जो रिजर्व की और एक जो दी गई है वो अनरिजर्व को दे दी गई है। ठीक है, तो इसमें तो हमने जान लिया आपकी वैकेंसीज की कैसे कैसे बांटी हुई है। अब हम जानेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। अब पहला जो डिपार्टमेंट आपका बीम बॉय चेयर का, ठीक है, उसके बारे में कुछ दिया गया है कि ये जो डिपार्टमेंट है हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन वर्क ऑफ बीमा बॉय। द टेन्योर ऑफ द पोस्ट शैल बी फॉर 1 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ रिव्यू। तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 साल का है आपका इसका टेन्योर और जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा। और ये जो एस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट वो ओडिया लैंग्वेज और लिटरेचर को जो है स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपको चाहिए कि आपको एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है इन कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, हाई क्वालिटी का वर्क आपने पब्लिश किया है। एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च, जो आपने रिसर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मतलब रिसर्च में काम किया है विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद अ मिनिमम ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। अब यूजीसी की लिस्टेड की जर्नल्स होती हैं उसमें आपको पब्लिश करना होता है। अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं किए कर रहे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें पीएचडी करे हुए बच्चों को लिया जाएगा, जो कर रहे हैं शायद उन्हें अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है इसमें। तो आगे बात करें तो एक टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर द क्राइटेरिया, तो आपको रिसर्च का जो स्कोर है वो 120 होना चाहिए। साथ में आपके पास मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो इन यूनिवर्सिटी या कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, और या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट। ठीक है, तो आपने टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, या फिर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है इक्विवेलेंट लेवल पे, यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल पे, और जो है आपने सक्सेसफुली गाइड किया हो जो डॉक्टोरल की डिग्री ले रहे हैं उनको रिसर्च में। फिर अगर आपके पास ये वाली नहीं है जो कि कैटेगरी ए में ये आपको दे दी गई है, ये दोनों वैकेंसी कैटेगरी ए में दे दी गई है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास बी होनी चाहिए। अब बी में क्या है, आपके पास हो एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन ए अबव। ठीक है, जो ऊपर वाले यानी ए में अबव में इंक्लूडेड ना हो। और आगे है इंडस्ट्री, ठीक है ना, हु हैज मेड significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline supported by documentary evidences provided he has 10 year experience। तो आपको जो है पीएचडी डिग्री आपके पास हो, ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया हो नॉलेज में इन द कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन में आपने किया है, जैसे इसमें आपका बीमा वो है उसमें आपने जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो जो कि सपोर्टेड हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। ठीक है, और प्रोवाइडेड शी हैज 10 ईयर एक्सपीरियंस, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर नेक्स्ट बात करें कि फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी साइंस, तो इन सब के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगी जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वही इसमें ए और बी में आपको कैटेगराइज कर दिया है एलिजिबिलिटी को। ठीक है, ए और बी में कैटेगराइज कर दिया गया है। ए की बात करें तो आपने एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एक्टिवली एंगेज इन रिसर्च विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद मिनिमम of 10 research publication in the peer reviewed or UGC listed journal, a total research score of 120 as per criteria। तो आपने PhD डिग्री की हो अलाइड सब्जेक्ट में, कंसर्न सब्जेक्ट में, या रेलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर डिसिप्लिन में, और आपने हाई क्वालिटी का अपना वर्क पब्लिश किया हो और एक्टिवली आप एंगेज रहे हो रिसर्च में विद एविडेंस ऑफ पब्लिश्ड वर्क विद। ठीक है, तो और आप उसी के साथ आपने 10 रिसर्च पब्लिकेशन किया हो इन पीयर रिव्यूड में या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में।
और जो आपका रिसर्च स्कोर होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। उसके साथ ही आपने ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर, और या फिर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हो, ठीक है, जो कि आपने डॉक्टोरल जो भी कैंडिडेट है उनको आपने गाइड किया है। और अब अगर आपके पास ए कैटेगरी में जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं है, तो बी वाली आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आपके पास पीएचडी डिग्री हो इन रेलिवेंट अलाइड और अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज, ठीक है, who has made significant contribution to the knowledge in concerned allied relevant discipline supported by documentary evidence provided she has या he has 10 year experience, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया है अच्छे से कि आपने जो है 10 साल का एक तो एक्सपीरियंस लिया हुआ हो कि जो आपको काम को दिखाता है, ठीक है, नॉलेज को दिखाता है कि आपने कंट्रीब्यूट किया है, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं वहाँ से कंट्रीब्यूट अच्छा खासा हुआ है। तो इसमें ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये काफ़ी बड़े लेवल की पोस्ट है, में लाखों में आपकी सैलरी रहती है, तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी ही होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये। तो अब बात हम करेंगे फॉर द डिसिप्लिन ऑफ म्यूजिक। अब उसमें भी ए और बी का ऑप्शन है इसमें एलिजिबिलिटी का। तो ए की बात करें तो उसमें आप एमिनेंट स्कॉलर होने चाहिए, हैविंग ए डॉक्टोरल डिग्री, यानी पीएचडी की डिग्री आपके पास हो, और हैव बीन एक्टिवली एंगेज इन रिसर्च। वही वाली सेम है सबके लिए ऑलमोस्ट, बस रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि आपने जिस भी उसमें आपने पढ़ाई करी है पीएचडी उसी सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो मिनिमम ऑफ 6 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स। तो आपके पास 6 रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन होने चाहिए, और फिर आपका जो स्कोर हो पब्लिकेशन का वो 120 होना चाहिए। स्कोर सेम है सब में ऑलमोस्ट, और बस रिसर्च पेपर में जो पब्लिकेशन है वो अलग अलग है थोड़े। और बात करें बी की तो उसमें ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल आर्टिस्ट विद हाईली कमेंडेबल प्रोफेशनल अचीवमेंट इन द सब्जेक्ट कंसर्न हैविंग मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो म्यूजिक में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हैव बीन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ एयर AIR या दूरदर्शन, ए ग्रेड आर्टिस्ट रहा हो AIR या फिर दूरदर्शन में, ठीक है, और हैज 10 years ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए म्यूजिक में। हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एबिलिटी टू गाइड रिसर्च। आप में एबिलिटी हो रिसर्च के लिए गाइड करने की, कंट्रीब्यूशन आपने अच्छा खासा किया हो। हैज पार्टिसिपेटेड इन नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, कंसर्ट एंड या फिर और रिसिपिएंट ऑफ नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड फेलोशिप। तो आपने पार्टिसिपेट किया हो, जैसा आपको समझ आ ही गया होगा कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंस में, वर्कशॉप में, नेशनल सेमिनार्स में, ठीक है, तो इनमें से किसी एक में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। हैज द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द लॉजिकल रीजनिंग विद सब्जेक्ट कंसर्न। फिर नेक्स्ट है हैज एडुकेट नॉलेज टू टीच थ्योरी विद इलस्ट्रेशन इन द सेट डिसिप्लिन। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज हो आपके पास टू टीच थ्योरी एंड इलस्ट्रेशन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। इसमें कोई ए और बी का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें ये मस्ट है आपके पास होना। सिंपली इसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स विद मिनिमम 55% इन द डिसिप्लिन रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। और फिर साथ में आपके पास मास्टर डिग्री हो एजुकेशन में, एमएड आपने किया हो या एमए एजुकेशन किया हो विद मिनिमम 55%, और पीएचडी डिग्री आपने की हो इन एजुकेशन और द डिसिप्लिन रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फिर any other qualification prescribed by UGC like minimum of 10 years of teaching experience in university college as assistant professor, associate professor and or research experience at equivalent level at university national level institution with evidence of having successfully guided doctoral candidate for the position of professor, ठीक है। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, 10 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो जिसमें आपने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया हुआ, एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास हो जिसमें आपने गाइड किया हो डॉक्टोरल कैंडिडेट को। ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम है क्वालिफिकेशन, ठीक है, बस डिसिप्लिन चेंज होगा, रिसर्च पेपर चेंज होंगे, एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम ही मांगा है सब में। अब बात करें द पब्लिकेशन टू बी कंसिडर्ड शैल बी फ्रॉम यूजीसी केयर लिस्ट और स्कोपस इंडेक्स। तो ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप पीएचडी होल्डर एक कैंडिडेट है। अब हम आगे बात करें द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मेरिट के हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और शायद इंटरव्यू भी लेंगे, और होता ही है इंटरव्यू तो प्रोफेसर के लिए। और all the India advertise and selection by the duly considered selection। तो सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होना है। टाइम टेकन बाय कैंडिडेट टू acquire MPhil and PhD डिग्री शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस। तो जिस भी पीरियड में आपने MPhil की है, PhD करी है, वो आपका टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, और आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते अपॉइंटमेंट के लिए। फिर फर्दर द पीरियड ऑफ एक्टिव सर्विस स्पेंट ऑन परसुइंग रिसर्च डिग्री साइमल्टेनियसली विद टीचिंग असाइनमेंट विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ लीव। तो अगर आपने बिना छुट्टी किए टीचिंग असाइनमेंट ली है अपने हाथ में, ठीक है, और रिसर्च डिग्री करी है साथ में, तो वो आपका एक टीचिंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट होगा, ठीक है, जो कि कंसिडर किया जाएगा आपके अपॉइंटमेंट प्रोसेस में।
आप पीएचडी डिग्री तो मैंडेटरी है, मैंने आपको पहले बताया कि प्रोफेसर के लिए मैंडेटरी है ये, ठीक है, जरूर होनी ही चाहिए। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू फॉर द टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी शैल बी डिटरमाइंड आफ्टर स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन इन अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइन एंड विद। तो इसमें गाइडलाइन दी गई है स्क्रीनिंग के लिए, तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम वो उस पर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। सिंपल सा आप देख करिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट में हैं या जो जिसमें भी आपने पीएचडी करी है, जिसमें भी अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ली है, तो उस हिसाब से अपना स्क्रीनिंग का स्कोर चेक करें। वो आपको पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, अपनी स्कोर देख लेना कितना बन रहा है, तो भर देना। फिर भी आप मतलब अगर आपका कम भी हो ज़्यादा भी हो जैसा भी हो ना, भर ही देना, क्योंकि एक तो वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है और जो कैंडिडेट पीएचडी करे हुए ज़्यादा मिलते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं मिलते, रिसर्च पेपर नहीं उनके होते, तो आपका चांस तो बढ़ता ही है। तो डेफिनेटली भरिए आप, चाहे कम है आपका तो चाहे ज़्यादा है। फिर नो शैल बी सॉरी आगे है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इफ सच पर्सन डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको जो है अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आगे बात करें तो ये जनरल आपकी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन हमने इसमें आपकी कवर कर ली है। अब मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन भरना है फॉर्म, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भर देना। लेकिन अभी ये भरे नहीं जा रहे फॉर्म, ये आपके 8 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको जो अप्लाई करने का लिंक है वो 8 अक्टूबर से ही अवेलेबल हो पाएगा। अब हम आ गए हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पर। तो आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है जो कि नॉर्मल सी है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो हम इसमें सिंपली सीधा जाएंगे एप्लीकेशन फीस पर कि आपको फीस इसमें देनी है। और जो आपकी अनरिजर्व्ड के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी अनरिजर्व्ड में आते हैं उन्हें 2000 रुपये देने हैं। फिर जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और वुमेन एप्लीकेंट है उन्हें 1500 रुपये देने हैं। एससी एसटी को 1000 रुपये देने हैं, पीडब्ल्यूडी को 500 रुपये देने हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें सब जनरली चीज़ें दी गई हैं कि जो है एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू फिल्ड ऑनलाइन इन मोड, हाँ ओनली इन ऑनलाइन मोड एज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट सर्च द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली। तो सब जनरली इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको फॉर्म कब कैसे क्या करना है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको रेगुलरली वैकेंसीज की अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।